बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक उत्तर वैदिक काल की राजव्यवस्था प्रश्न उत्तर वैदिक काल की राजव्यवस्था में हुए राजव्यवस्था में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रारंभिक वैदिक राजव्यवस्था आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई को जन के रूप में जाना जाता था। इस इकाई का प्रमुख राजन नामक राजनीतिक नेता था। मुखिया का मुख्य कार्य जन और पशुओं की शत्रुओं से रक्षा करना था। सभा समिति विदत गण और परिषद नामक जनजातीय सभाओं द्वारा उनके कार्य में उनकी सहायता की गई। इनमें से सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण सभाएं थीं। इन सभाओं में जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाती थी। इनमें युद्ध की लूट का वितरण, न्यायिक और धार्मिक गतिविधियां आदि शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार इन सभाओं ने एक तरह से प्रमुखों की शक्तियों को सीमित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं को भी सभा और समिति के विचार विमर्श में भाग लेने की अनुमति थी। मुखिया का पद वंशानुगत नहीं होता था। जनजाति ने आम तौर पर उसे चुना। हालांकि एक परिवार में उत्तराधिकार ज्ञात था, लेकिन वह ज्येष्ठाधिकार के नियम पर आधारित नहीं था, यानी सबसे बड़े बेटे का पद प्राप्त करना। पुरोहित मुखिया की विभिन्न मामलों में सहायता करता था और सलाह देता था। पुरोहित के अलावा सीमित संख्या में अन्य अधिकारी थे जो प्रमुख को दिन प्रतिदिन के आदिवासी मामलों में सहायता करते थे। सेनानी, कुलपा ग्रामणी आदि कुछ अधिकारी हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सेना एक स्थायी लड़ाकू समूह नहीं था और इसमें सक्षम कबीलाई लोग शामिल थे जो युद्ध के समय लामबंद थे। रथ बनाने के लिए तक्षण, बढ़ई और रथकार, रथ निर्माता जिम्मेदार थे। कर संग्राहक के रूप में किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं है। लोगों ने मुखिया को बलि की पेशकश की। यह सामान्य आदिवासियों द्वारा विशेष अवसरों पर किया गया स्वैच्छिक योगदान मात्र था। इन सब से पता चलता है कि प्रारंभिक वैदिक राजव्यवस्था सभी आदिवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी पर आधारित एक सरल प्रणाली थी। हालांकि यह स्थिति बाद के वैदिक चरण के दौरान बदल गई। उत्तर वैदिक चरण में परिवर्तन उत्तर वैदिक काल के दौरान भौतिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। इस काल में मुखिया का स्वरूप बदल गया। प्रादेशिक विचार को आधार मिला। मुखिया पर लोगों का नियंत्रण ढीला पड़ने लगा और लोकप्रिय सभाएं धीरे धीरे लुप्त हो गई। मुखिया वंशानुगत हो गया था। इस काल के साहित्य में राजत्व की देवीय प्रकृति के विचार का उल्लेख मिलता है। इस प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने प्रमुखों की मदद की। वाजपेयी और राजसूय जैसे विस्तृत राज्याभिषेक अनुष्ठानों ने मुख्य सत्ता स्थापित की। जैसे जैसे प्रमुख अधिक शक्तिशाली होते गए, लोकप्रिय विधानसभाओं का अधिकार कम होने लगा। अधिकारियों को प्रशासन में प्रमुख की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने मुख्य सलाहकारों के रूप में लोकप्रिय विधानसभाओं के कार्यों का अधिग्रहण किया था। इस अवधि के दौरान एक अल्पविकसित सेना भी राजनीतिक संरचना के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरी। ये सभी लोग बलि, शुल्क और लोगों द्वारा चढ़ाए जाने वाले भग नामक करों पर निर्वाह करते थे। इस काल के प्रमुख क्षत्रिय वंश के थे और उन्होंने ब्राह्मणों के साथ मिलकर धर्म के नाम पर लोगों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि ये सभी तत्व यह नहीं दिखाते हैं कि एक जनपद या प्रादेशिक राज्य अपनी सभी विशेषताओं जैसे कि एक स्थायी सेना और नौकरशाही के साथ उत्तर वैदिक काल में उभरा था, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक काल के तुरंत बाद हम देखते हैं उत्तरी भारत में महाजनपदों का उदय। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने उत्तर वैदिक काल की राजव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद।
Disclaimer: this notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.